खबर आया चाहती है। बात जम्मू कश्मीर के सियासत की होगी, क्योंकि दूसरे मरहले के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन वो है जारी हुई है। साथ ही साथ बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल दौरे पर है और जब से वो इस हल्के के लिए उम्मीदवार नामजद हुए उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। उस वाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। बात अल्ताफ बुखारी की भी होगी, क्योंकि उनकी घर घर मुहिम भी छानपोरा में जारी है और इस वक्त कुपवारा से लेकर राजौरी तक बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। बात पीडीपी की भी होगी, क्योंकि एक तरफ से जहां पीडीपी ने आज और एक फिरिस्त उम्मीदवारों की जारी की, तो दूसरी तरफ से पार्टी को पूंछ मेंढर से झटका भी लगा है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नोटिफिकेशन की करेंगे। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भरने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नामजदगी फॉर्म वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 25 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि तमाम मराहिल के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मरहले में कश्मीर सूबे की 3 और जम्मू सूबे के 3 अजला शामिल है और कुल मिलाकर 26 हल्के हैं जिन पर दूसरे मरहले में वोटिंग होनी है, जिनमें कंगन एसटी है, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हबकद, लाल चौक, छानपोरा, जैडीबल, ईदगाह, सेंटर शार्टिंग, बड़गाम, बीरवा, खान साहब, सरार शरीफ, चाडोरा, गुलाबगढ़, रियासी, माता वैष्णो देवी, कालाकूट, संदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुदल, थाना मंडी, सुरनकोट, पूंछ, हवेली, मेंढर, कुल मिलाकर 26 हल्के इस दूसरी मरहले में शामिल है और 6 अजला है बड़गाम, श्रीनगर और गांदरबल। ये 3 अजला कश्मीर सूबे के, वहीं जम्मू सूबे के रियासी और राजौरी, पूंछ, ये 6 अजला है जिनमें दूसरे मरहले में वोटिंग होनी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल दौरे पर है और आज का ये दौरा इसलिए ख़ास है क्योंकि गांदरबल से वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद हुए और उसके बाद ये उनका आज पहला दौरा था। वहाँ पहुँचने पर कारकुनों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और इस मौका पर वहाँ कारकुनों या वर्करों की खासी तादाद मौजूद थी जिन्होंने उमर अब्दुल्ला का वहाँ पे इस्तकबाल किया। पार्टी के दीगर अरकान भी इस अहम तकरीब में मौजूद थे और ये उनका पहला दौरा था जब से वो गांदरबल सीट से असम्बली इंतखाबात उमर अब्दुल्ला लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, वो आपको सुना दें। उसकी अगर कश्मीर में ज्यादा जरूरी नहीं थी, जम्मू में तो उसकी जरूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही
इस असेंबली को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर मैं साहब, इसमें नहीं जाऊंगा। उमर छोड़ दीजिए, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है। हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। बेल का फैसला वोटर नहीं करता। बेल का फैसला बारामूला के वोटरों ने भी नहीं किया। कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती। बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है। बट एनआईए नहीं चाहती। बिल्कुल। तो ईडी भी नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस लगा है वो हट जाए, लेकिन अदालत ने फैसला किया और केस हटा। अब मामला अदालत के सामने है। उन्होंने अपना जजमेंट 4 तारीख तक रिजर्व किया है। जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली से कोई खबर जो है ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, अंदर अंदर से बात बाहर आ ही जाती है। मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एनआईए की बात जो है वो अदालत नहीं मानेगी। आप वेट करिए ना, 4 तारीख को अदालत की तरफ से उनका फैसला आ जाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे तो लगता है कि 4 तारीख को एनआईए वाले जो है ईडी की तरह उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगी और अदालत का फैसला आप सबके सामने होगा। अब जाके अगर इंजीनियर साहब को छोड़ दिया जाता है तो क्या अदालत के तरफ से उनके ऊपर कोई रोक होगी, कोई रुकावट होगी, कोई स्ट्रिक्चर्स होंगे, वो हमें देखना होगा। लेकिन मुझे बताया ना, कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है? लेकिन पीडीपी कोई इलेक्शन आसान नहीं। लंदन से आ रहा है, उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, चलिए, उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। आज गांदरबल दौरे पर है, कारखानों की जानिब से उनका आज शानदार इस्तकबाल वहां पे किया गया और बता रहे थे कि उनका मकसद और इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की घर घर मुहिम जारी है। आज भी उन्होंने छानपुरा इलाके का दौरा किया और वहां लोगों के मसलों मसाइल सुने। अल्ताफ बुखारी ने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर उनकी सरकार इक़्तिदार में आई तो लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे। अल्ताफ बुखारी छानपुरा से अपनी पार्टी के उम्मीदवार है और उन्हें इस हल्के में सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अल्ताफ बुखारी ने लोगों से अपील की कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में तब्दीली के लिए वोट डालें। नहीं, ये लगातार की बात नहीं। मैं 3-3, 4-4 घंटे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देता हूँ, बाकी जगह भी जाना पड़ता है। अपने लोग हैं, 10 साल के बाद मौका आया फिर वापस जाने का। क्यों 2.5-3 साल तो हुकूमत चली, और 7 साल से तो कोई हुकूमत नहीं थी। आ रहे हैं, एक तो पता लगती है कि क्या हालत है इलाके की। जैसे यहाँ आपने देखा ड्रेनेज ख़त्म है, रोड ख़त्म है। लोगों से मिलते हैं, गुजारिश भी करते हैं। क्यों जमहूरियत में असली पावर लोग होते हैं। बदकिस्मती में जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे यहाँ पिछले 72 साल में, क्योंकि एक जमात ने 40 साल हुकूमत की, दूसरी जमात ने 15 साल हुकूमत की, तो ऐसा नहीं है। लोग मजाज हैं जिसको भी बनाएंगे। और मेरी लोगों से यही गुजारिश है, बदलाव के लिए आज का वोट इस्तेमाल करो। आपने 72 साल लोगों को आजमाया, कितनी बार आजमाओगे? एक बार नई क़यादत को सामने आने दो, हो सकता है इंशाअल्लाह वो लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से शुमाली कश्मीर कुपवारा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वर्करों की खास तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामजद उम्मीदवार नासिर असलम वानी समेत डीडीसी मेंबरान भी मौजूद थे। नासिर असलम वानी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए घर घर मुहिम चलाए, लोगों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पहुँचाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके इत्तेहाद जमातों की सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ज़माने में 2/3 से भी ज़्यादा यहाँ अक्सरियत ली है असेंबली में, और एक बार नहीं कई बार। उसका ये मतलब है कि बाकी अपोजिशन वाला कोई लड़ता ही नहीं। आज एक दफ़ा किसी ने एक सीट जीती, उसका मतलब हम कभी इलेक्शन ही लड़ेंगे, डर जाएंगे?
ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन के फील्ड में हम मैदान में आए हैं, हम अपना मंशूर लेके आए हैं, अपनी कारकर्दगी लेके आए हैं, अपनी तंजीम की परफॉर्मेंस लेके जा रहे हैं, और फैसला करना लोगों के हाथ में है। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके नई सरकार चलाएगी। इस बार जो है जमात इस्लामी भी जो है अब असम्बली इंतखाबात लड़ने जा रही है, तो कोई नई बात ये भी नहीं है। पता नहीं आप शायद पैदा भी नहीं हुए होते जब जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ती थी, बल्कि एक टाइम तो ये था कि इन्होंने कांग्रेस से मिल के इलेक्शन लड़ा यहाँ पर। उस वक्त इनका इत्तेहाद कांग्रेस के साथ था कि अगर वो इस फील्ड में आज आए हैं तो क्या उनकी बैन उठ गई है? अगर बैन नहीं उठी है तो वो किस बैनर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? और अगर इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको ये भी लोगों को किसी स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि जो 30-35 साल उन्होंने इलेक्शन और वोट के खिलाफ बोला, तो वो सही था या ये सही है? हमारे लिए तो अच्छी बात है कि वो आए और इलेक्शन में लड़े, क्योंकि उनका वोट वो खुद ले जाएंगे। वरना ये बड़ा फ्लोटिंग वोट रहता था कि ये कहाँ चला जाता था, इसमें कोई पता नहीं चलता था कि ये वोट किसकी तरफ रहता। आज उनके अपने कैंडिडेट होंगे तो लाजमी वो अपना वोट ले जाएंगे। लगातार 70 साल से बीजेपी बयानबाजी कर रही थी कि हम इसको हटाएंगे, कोई मानता नहीं था। जब उनके हाथ में ताकत आई उन्होंने हटाया। हम भी इंशाल्लाह ताला ऊपर वाले से उम्मीद रखेगी कि हमको जल्दी वो ताकत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि पीडीपी ने उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त आज जारी की है। पार्टी ने आज उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त जो है लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आपको बता दें कि पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल की जा चुकी है, लेकिन दूसरे मरहले के लिए आज जो है नोटिफिकेशन जारी हुई। एक तरफ से जहां आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, तो दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक झटका भी लगा है, क्योंकि जो पीडीपी लीडर है एडवोकेट एमआर कुरैशी, फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं मेंढर के, उन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इंचार्ज राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और बुनियादी रुकनीत से वो आज पीडीपी से मुस्ताफ़ी हुए। इस हवाले से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है महबूबा मुफ्ती को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। महबूबा मुफ्ती जब उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया था, ताहम आज के वक्त में उनके मुताबिक पार्टी जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत किया, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन पार्टी अब उन्हें नज़रअंदाज कर रही है और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वो मुस्ताफ़ी हुए, बुनियादी रुकनीत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस हवाले से उन्होंने जो ख़त है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को उन्होंने जो ख़त है वो सौंप दिया। इधर आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीडीपी ने उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है और कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेदार के तौर पर उन्हें नामजद किया गया है। 4 उम्मीदवार है, 4 कैंडिडेट है जिनको टिकट मिला है। इनमें मंजूर अहमद वानी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिरदौस अहमद मीर करना कॉन्स्टिट्यूंसी से, मोहम्मद रफ़ीक रथर बारामुल्ला से और इरफान अली लोन सोपोर से। 4 उम्मीदवार हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया गया है और इस तरह से आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त जारी की है। आगे बढ़ते हैं, पीर पंचाल की पूंछ, राजौरी और शुमाली कश्मीर में आज दोपहर जिलजिले के झटके महसूस किए गए। जिलजिले का मरकज अफगानिस्तान था, जहां इसकी शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जिलजिले की शिद्दत 5.7 थी, जबकि मरकज अफगानिस्तान में था और इसकी गहराई 255 किलोमीटर थी। यह जिलजिला सुबह 11:26 पर हुआ। जिलजिले का मरकज 36.51 डिग्री शुमाल तूलुल बलद और 71.12 डिग्री मशरकी तूलुल बलद में था। पीर पंचाल और कश्मीर में भी हल्की हल्की
झटके जो है वो महसूस किए गए। तकरीबन 4 सेकंड तक ज़िलज़ले के झटके जारी रहे। ज़िलज़ले की शिद्दत 710 किलोमीटर तक कश्मीर की वादी में महसूस की गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, इस तरह की तस्वीरें भी देखने मिली और कई देर तक खौफ हिरास का माहौल भी देखा गया। ताहम झटके में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल अभी तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान 2 अलग अलग झड़पों में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए, जबकि दोनों मकामात पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुज़िश्ता रात से टंगडार और मसल सेक्टर में तसादुम आराई जारी है। मसल सेक्टर में जारी इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर है। फोर्स के मुताबिक मसल सेक्टर के कुमकारी इलाके में LOC पर मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की। खुफिया इतला मिलने पर फौज ने दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया। फोर्स एहलकारों ने इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत का मुशाहिदा करने के बाद दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों के इस तबादले में 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की इतलात है, जबकि इलाके में फोर्स का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इधर टंगडार इलाके में भी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिस दौरान फोर्स ने 1 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया, जबकि आखिरी इतला मिलने तक तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी। इधर सरहदी जिला राजौरी में भी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। राजौरी जिला के दूर अफ्तादा गांव लाठी में गुज़िश्ता रात देर गई फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम राजौरी के खौस तहसील के दूर अफ्तादा लाठी गाँव में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर रही थी कि अचानक मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। जैसी फोर्स की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में मौजूद होने का अंदेशा है। वहीं फायरिंग का तबादला आधी रात के बाद घंटों तक जारी रहा और आखिरी इतलात मौसूल होने तक वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी था। राजौरी से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक मजीद तफसील दे रहे हैं। दौरान शब राजौरी के ख्वास के लट्ठी इलाके में शुरू हुआ इनकाउंटर आज भी इस वक्त आप देख सकते होंगे। मैं इसी वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पूरे इलाके को इस वक्त भी मुहासरे में लिया गया है और रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी यहां जारी है। हालांकि दौरान शब ये इनकाउंटर तकरीबन 11:15 बजे के आसपास उस वक्त शुरू हुआ जब कल यहाँ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि इस तरह के इनपुट थे कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सर्च ऑपरेशन आज तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें दोनों तरफों से शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। मगर सुबह 4 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा था, मगर इस वक्त फिर दोबारा रुक रुक कर इस घने जंगल के अंदर से फायरिंग की आवाज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ अरसा से लगातार खिताई पीर पंचाल में मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी इजाफा हुआ। बिलखुसूस अगर इस खवास इलाके की बात करें, यहाँ गुज़िश्ता माह भी हमने देखा था कि इसी इलाके में मिलिटेंटों की तरफ से एक VDG के घर पर भी हमला किया गया था। उसके बाद इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबरें लगातार मसूल हो रही थी, जिसके बाद इस इलाके में पिछले कई अरसा से लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा था। उसके चलते दौरान शब कल मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान दौरान शब सर्च के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। उसके बाद शिद्दत की फायरिंग इस पूरे इलाके में हुई। उसके बाद इस पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया, जहां अभी भी रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते होंगे कि यहाँ जवान आपको हर जगह चौकस नजर आएंगे, क्योंकि इस इलाके में अभी भी फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़राए के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, 2 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप था जिसने फौज पर फायरिंग की, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। हालांकि अभी मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि मौसम खराब होने की वजह से धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता छाना शुरू हो चुकी है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का फ़ायदा कई बार मिलिटेंट जरूर उठाते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। जहाँ तक खवास इलाके की बात करें, क्योंकि ये इलाका जब खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी काफ़ी एक्टिव थी, उस वक्त भी ये इलाका बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता था और लगातार यहाँ से इस तरह की खबरें सामने आती थी। मगर पिछले 1 साल के अंदर इस इलाके से मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी इजाफे के बाद इस तरह की खबरों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और इस वक्त भी इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ चलाया जा रहा है। हालांकि दौरान शब शुरू हुए इस इनकाउंटर में किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी। चले आगे बढ़ते हैं। इधर तारीखी मगर रोड पर चंदीमढ़ इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौत वाक़ा हो गई, जबकि 9 दीगर जो है वो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि
यह हादसा चंडीगढ़ में पेश आया। जम्मू श्रीनगर माफ़ कीजिएगा जो मुगल शाहरा है वहाँ पर यह हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में आज 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। उनमें से एक जो है वो जख्मों की ताब मिलाकर दम तोड़ बैठा है। सुबह 10:20 पर इको गाड़ी सुरनकोट से चंडीगढ़ की तरफ बताया जा रहा है कि साबिक MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम का इस्तकबाल करने जा रहे थे ये लोग। ताहम मुस्तंदराह के मकाम पर हादसे का शिकार होकर चट्टान से ये गाड़ी टकराई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की मौत मौका पर ही हुई, जिसकी शिनाख्त यासिर अहमद के तौर पर की गई है। वहीं जो दीगर जख्मी लोग हैं उन्हें सुरनकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे उनका इलाज जारी है। यूनुस साहब, आज एक इको हादसे का शिकार हुई जो उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए थे, तो क्या कहिए? जी हाँ, हमारे पास 9 लोग जख्मी, 8 लोग जख्मी आए थे, एक ब्रॉड डेड आया था। ये ब्रामगला और चंडीगढ़ के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। जो जख्मी आए थे 8, उनमें से 3 को हमने रजौरी रेफर कर दिया है। एक हेड इंजरी वाला है, एक सर्वाइकल इंजरी है, फ्रैक्चर आर्म भी है उसको साथ में, एक मल्टीपल ट्रामा है, लेग फ्रैक्चर भी है और आर्म भी है। क्या लगता है इनकी कंडीशन किस हद तक ठीक है? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। यकीन है कि शहर श्रीनगर के आलोची बाग के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस इलाके के रहने वाले लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम खस्ताहाल हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, ताहम इंतजामिया ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि इस मामले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। बोल चाहता हूँ कि हमारी जो नालियाँ हैं ना, नालियाँ कम से कम वो हमारी एज हो गई है तब से नालियाँ बनी हैं, आज तक इस नाली को किसी ने पूछा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 हो गया कि लाइटिंग वाइटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 हो गया जो पीछे से वो आर्मी का एरिया है वो दरख्त लगे हैं, उस फेदे का सारी गंदगी हमारे यहाँ आती है। हाँ, वो बता दिया बारिश का पानी नाली में जाना है। कोई समझ लो कोई 50-60 साल से पहले नालियाँ बनी हुई हैं, आज तक इस नाली को किसी ने कुछ नहीं किया। कभी किया था? वो किया कई बार कई बंदों को बोला, किसी ने उसका कई बार हमने एप्लीकेशन दी, डीसी साहब के पास गए, हम भाई एप्लीकेशन आप दे दीजिए हम देखेंगे कब, मगर लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम इतनी परेशानी में फंसे हुए हैं, जैसे हमें बारिश आती है हम अंदर पानी में डूबे होते हैं। हमें बस यही हमारी अपील है, गंदगी पूरी जी बदबू हमारे कमरे हो जाते हैं, कमरे में जी नहीं करता अंदर जाने का। कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं, से सफाई उपाई कर लेते हैं आकर, उसके बाद वैसे ही वैसे। हम चाहते हैं हमारी ये नाली ठीक हो, ड्रेन आ जाए, हमारी जो बिजली है, ये लाइटें हैं, जो लाइटें लगी हुई ये वहाँ तक लग जाए। ये हमारा आलोची बाग का एक मुँह है यहाँ पर, जब ये नहीं ठीक हुआ तो क्या फ़ायदा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। गोडनेथुच ड्रेनेज कहीं, दोम पोलन लाइट कहीं, गरस मन हस्बैंड किडनी पेशेंट, मे मदर किडनी पेशेंट, सो डायलिसिस करान। पे पत्किन फ्रेश आर्मी वाले अत गौर दिवान कहें, वुनिक टाइम आए वारिया, मगर कंस कोर ना अत पे गौर, तवज्जो कहीं दिवान। तुम वो मे मदर सो वनकस हर बिस्तरस पे बहुत वनान अपील करान, चाहे गवर्नर साहब चाहे तो वन हुकूमत दी योर ये डीसी बोड़ मुश्किल गोडनेथ ड्रेन, गंद गेट खुलाओ सह बनान खुलावन कहें, मेहमान हेकान अंदर तीचा गंद अत गसान थोप, यह अंदर अचान घर वाले अम समेरी यह अति रुकान नारि फुटान कड़ान तो नेरान यह कहें। दोम पत्किन फ्रेस अमुक ज्यादा मुसीबत, 3 रेतन रोजान अमुक यह फम्ब, बड़ पेवान बेमार, शुर पेवान बेमार। 3 रेतन मकलो ये वो गो नवंबर पे गो यह फम्ब वाटन नारि फुटान अमे 2 लट आए 2 फ्रेस वसित, पे मकान पे पत्म मकान गोमुत टोटल लॉस, ब्या फ्रेस पे बेकिस गरस, मगर श्रीनगर के आर्ट एंड एम्पोरियम मरकज़ में मुश्ताक अरबाइन के 12वें एडिशन का आज से आगाज़ हुआ, जिसमें आर्ट, फोटोग्राफी, खताती और शायरी के मतनू मजमू की नुमाइश की गई। इस वाले से ज़िम्मेदारों ने बात करते हुए बताया कि इसका मकसद करबला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना है।
चाहूँगी इसका नाम है मश्क़ अरबाइन दर के आज़ादारी। ये 25 अगस्त को शुरू हुई, इसका इनाग्रेशन हुआ और इसका वेन्यू है कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम और ये डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इन कोलैबोरेशन विद इदराक, जिसके फाउंडर है सैयद इलियास रिजवी। तो ये 31 अगस्त तक की एग्जीबिशन यहाँ पे जारी रहेगी। इसकी मैसेज जो है करबला की मैसेज जो लोगों तक पहुँचानी, अब ये एक ज़रिया है जो आर्ट है, फोटोग्राफी है, कैलीग्राफी है, तो इसके ज़रिए जो हमारे आर्टिस्ट हैं अपना जो समझते हैं करबला की मैसेज वो लोगों तक पहुंचानी। और ये आर्ट ऐसा ज़रिया है जिसमें न कोई मज़हब है, न कोई, यानी बिला लिहाज मज़हब व तफक्कुर सब आते हैं देखने के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसे पेश किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इसमें आई हैं जिसे हम वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मारिफत जो है वो हासिल करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया। और जो ये कदम इन्होंने उठाया सालों से कर रहे हैं, खुदा करे कि ये और भी बड़े और जो मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट हैं जिनकी जहन ऐसी है वो इसमें शिरकत करें। ये डिपिक्ट करता है कि मार्का करबला में क्या हुआ, किस तरह हुआ। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।